के अपोजिट काम करते हैं। एक टर्म है जिसको हम कहते हैं एरोबिक। एरोबिक का मतलब है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। अब जो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में सरवाइव कर सकते हैं उनको हम कहते हैं एरोब्स। ठीक है। और दूसरी कंडीशन होती है एनारोबिक, जिसका मतलब होता है कि भाई ऑक्सीजन की यहाँ पर कमी है, तो इनको हम कहते हैं एनएरोब्स। ठीक है। तो एरोबिक और एनारोबिक का मतलब ये होता है, और सॉरी देयर इज अ मिस्टेक, देयर इज अ मिस्टेक, सॉरी। ठीक है। सो एरोबिक का मतलब होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एनारोबिक का मतलब होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब ये टर्म्स यहाँ यूज कहाँ पर होते हैं, थोड़ा इसको भी समझा जाए कि ये टर्म्स जो हैं वो यूज हो रहे होते हैं। सो एरोबिक जो है वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन की मौजूदगी में जो है वो अपने लाइफ साइकिल को कंटिन्यू रख सकते हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है। दूसरे होते हैं एनएरोब्स। अब ये जब हम कंडीशंस की बात करते हैं प्रैक्टिकली, जब हम ये कह रहे होते हैं कि भाई हम जब पानी ज्यादा दे देते हैं तो सॉइल के अंदर वाटर बढ़ जाता है, एयर जो है वो वहां से खत्म हो जाती है और एनएरोबिक कंडीशंस डेवलप हो जाती हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि ऑक्सीजन जो है वो आपकी सॉइल के अंदर कम हो जाती है। एक तो हम इसके लिए इसको यूज करते हैं एरोबिक एंड एनारोबिक। तो दूसरा, जब हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख रहे होते हैं या उनकी जो टर्मिनोलॉजी को हम यूज कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पर भी जो है ये टर्मिनोलॉजी आमतौर पर यूज होती है कि भाई एरोबिक क्या है और एन एरोबिक जो है वो क्या होता है। नंबर 13 पर है एग्रीगेट्स। ठीक है। अब एग्रीगेट्स को जो है वो समझने के लिए आपको सॉइल स्ट्रक्चर को जो है वो दोबारा से रिपीट करना पड़ेगा कि भाई एग्रीगेशन क्या होती है। एग्रीगेशन का मतलब ये होता है कि किसी जो है वो किस्म की चीजों का आपस में मिलना। तो सॉइल के अंदर जो एग्रीगेशन हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं इन द फॉर्म ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर। जब हम सॉइल का स्ट्रक्चर पढ़ रहे होते हैं तब हम देखते हैं कि भाई सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं वो किस शक्ल के अंदर, किस फॉर्म के अंदर एक दूसरे से मिले जुड़े हैं। तो देखें, हमें ये पता है कि सॉइल सेपरेट्स या सॉइल के जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं वो तीन है, जो कि हैं सैंड, सिल्ट एंड क्ले। ठीक है। अब क्या होता है कि इनको एक जो है वो क्लस्टर या गुच्छे के अंदर या मास के अंदर जो है वो जो है ना वो टुगेदर जो है ना वो जमा किया जाता है, जिसकी बहुत सारी फॉर्म्स हो सकती है। वो फिर क्रम्बी फॉर्म भी हो सकती है, ब्लॉकी हो सकती है, प्रिज्मेटिक हो सकती है और क्लॉड हो सकती है। ठीक है। अब इनको आपस में जोड़ता कौन है? ठीक है। याद रखें, यहाँ पर कोई ग्लू नहीं आ जाता, यहाँ पर कोई समझ बॉन्ड नहीं होती कि ये सैंड सिल्ट क्ले के पार्टिकल्स आपस में कैसे मिले हुए हैं। वाई वी कैन नॉट सेपरेट द सैंड सिल्ट एंड क्ले। हम जमीन उठाते हैं, हम मट्टी का जो है वो एक जो है ना वो मुट्ठी भर अगर उठा ले, और कोई मुझे ये कहे कि सर मैं इसमें से आपको सैंड अलग करके दिखाता हूँ, सिल्ट अलग करके दिखाता हूँ, क्ले भी अलग करके दिखाता हूँ, दिस इज नॉट पॉसिबल। हम जब टेक्सचर कर रहे होते हैं तो वहां पर भी एक केमिकल यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। वो क्या कर देता है, वो क्या करता है कि इन सॉइल के अंदर, किसी भी किस्म की सॉइल के अंदर जो आपकी एग्रीगेशन है उसको खत्म करता है। एग्रीगेट बनता क्यों है? एग्रीगेट बनता है इसीलिए कि आपकी सॉइल को एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर मिले। तो एग्रीगेशन का मतलब ये है, या एग्रीगेट का मतलब है गुच्छा। ठीक है। कंपाउंड फॉर्म जिसके अंदर आपके जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं, सैंड, किले, उनको जो है वो एक साथ जो है वो रखा जाए और उसकी कोई फॉर्म हो। और ये जो काम है वो किसकी वजह से होता है? इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर जो है वो एज ए सीमेंटिंग मटेरियल काम करता है, यानी कि जो बॉन्ड या समझ बॉन्ड का काम करता है सॉइल के स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में या एग्रीगेट्स की फॉर्मेशन में। वो होता है आपका ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है। प्रैक्टिकली या जो हम जो है वो फील्ड लेवल पे देखें तो ऑर्गेनिक मैटर के बहुत सारे जो है वो आपके पास जो है वो फवाइद मौजूद हैं। ओके। अब इसके बाद एक चीज आती है बफरिंग कैपेसिटी। ठीक है।
बफरिंग कैपेसिटी प्रैक्टिकली जो है वो सॉइल्स की एक केमिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि बफरिंग कैपेसिटी से मुराद ही यही है कि भाई सॉइल की वो सलाहियत कि वो किसी भी किस्म का अगर पीएच का चेंज आता है उसके अंदर तो उसको रेजिस्ट कर सके, या कोई न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन अगर सॉइल के सोल्यूशन में कम या ज्यादा हो जाती है तो उसका जो चेंज आएगा, कोई पीएच के मुकाबले में चेंज आता है तो उसके रेजिस्ट करने को बोलते हैं बफरिंग कैपेसिटी, ठीक है। ये सॉइल की एक अहम जो है वो केमिकल प्रॉपर्टी है, जिससे ये फायदा होता है कि बाज़ औक़ात हम क्या करते हैं, कभी कभार जब हम चीजें ऐड कर रहे होते हैं सॉइल के अंदर तो उससे क्या होता है कि उसकी जो पीएच है उसके अंदर कोई ड्रास्टिक चेंज ना आता है। उसकी वजह ही यही है कि आपकी जो सॉइल है वो बफरिंग कैपेसिटी रखती है, वो थोड़ी बहुत जो पीएच की चेंजेस हैं उनको कंट्रोल करने की खुद की सलाहियत रखती है। तो बफरिंग कैपेसिटी याद रखें, आ सकता है क्वेश्चन कि भाई बफरिंग कैपेसिटी क्या है। Buffering capacity is the capacity of soil to resist any change in soil pH or nutrient concentration in soil solution is called as buffering capacity, ठीक है। उसके बाद एक टर्म आता है बल्क डेंसिटी, बीडी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। बल्क डेंसिटी हमने पढ़ ली थी जब हम जो है वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे कि भाई द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉइल इंक्लूडिंग द पोर स्पेस इज कॉल्ड एज बल्क डेंसिटी, ठीक है। बल्क डेंसिटी का क्या मतलब होता है कि किसी भी सॉइल का, ठीक है, एक यूनिट वॉल्यूम लें, मिसाल के तौर पे 5 सेंटीमीटर लें, 10 सेंटीमीटर लें, 15 सेंटीमीटर लें, यानी कि एक मखसूस जो है वो यूनिट के अंदर, यूनिट का मतलब जहां पर है डेप्थ कितनी है उसकी, वॉल्यूम क्या है, ठीक है, उसका जो वेट है, उसके अंदर जो पोर स्पेस है उसको भी अगर आप इंक्लूड करते हैं, यानी कि उसके अंदर जो वाटर है या एयर है ये भी इसमें जो है वो बल्क डेंसिटी में शामिल होती है, तो इसको हम कहते हैं बल्क डेंसिटी। डेंसिटी का फार्मूला यही है, डी इज इक्वल टू एम अपॉन वी, मास पर वॉल्यूम। तो यहाँ पर भी वही है कि भाई बल्क डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि भाई जब आप किसी भी सॉइल के अंदर एक मखसूस जो है वो एरिया को या उसकी जब बल्क डेंसिटी फाइनल कर रहे होते हैं, जो सॉरी फाइंड आउट कर रहे होते हैं, तो वहां पर हम क्या देखते हैं कि भाई सॉइल तो है लेकिन उसके अंदर जो है वो एक मखसूस वॉल्यूम के अंदर उसका मास कितना है। तो उस वॉल्यूम के अंदर हम उसके पोर स्पेस को भी अगर इंक्लूड करते हैं तो ये होता है बल्क डेंसिटी। अगर आप इसके अंदर पोर स्पेस को माइनस कर देते हैं तो फिर ये बन जाती है पार्टिकल डेंसिटी। तो यही फर्क है, बल्क डेंसिटी के अंदर जो है वो पोर स्पेस इंक्लूड होती है और पार्टिकल डेंसिटी के अंदर जो है वो पोर स्पेस जो है वो इंक्लूड नहीं होता। उसके बाद एक कॉमन टर्म है कैलकेरियस सॉइल। पाकिस्तान की जो सॉइल्स हैं वो अल्कलाइन कैलकेरियस कहलाती हैं, ठीक है। अब ये कैलकेरियस कहलाती तो हैं लेकिन ये कैलकेरियस बला गया है। तो कैलकेरियस जो है वो निकला है कैल्शियम कार्बोनेट से, ठीक है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो वो जमीनें जिनके अंदर फ्री जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट मौजूद हो तो उसको हम कहते हैं कैलकेरियस सॉइल। हमारी जो पाकिस्तान की सॉइल्स हैं वो जनरली अल्कलाइन कैलकेरियस होती हैं। इसका मतलब ये है कि एक तो अल्कलाइन का मतलब ये है कि उनकी जो पीएच है वो 7.5 से लेके 8.5 तक होगी। अगर हम उसके आगे कैलकेरियस भी लगा देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि अब क्या हो गया कि अब इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट भी जो है वो विजिबल होगा। तो कैसे पता चलता है कि आपकी सॉइल के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट है या नहीं है। बाज़ औक़ात जब भी हम सॉइल प्रोफाइल को स्टडी करते हैं या कभी कभार जो है वो किसी सॉइल को जो है वो डिग आउट करके जो है वो उसकी स्टडी कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, सॉइल के ऊपर HCl को जो है वो स्प्रे करते हैं, जो हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो जब आप ऐसी सॉइल के अंदर जो कैलकेरियस है या जहाँ पर कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स मौजूद हैं, तो ऐसी सॉइल्स के अंदर जब आप जो है वो इनको जो है वो स्प्रे आउट करेंगे या उसके ऊपर जो है वो जो है वो वॉश करेंगे उसको, तो वहां पर बबल्स बनेंगी, गैसेस बनेंगी, सर सर की आवाज आएगी, जैसे कोई चीज जलती है हमारे घर के ऊपर फ्राई करते हुए। तो यहाँ से पता चलता है कि हमारी जो सॉइल्स हैं उनके अंदर
कैल्केरियसनेस है, या कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट की जो प्रेजेंस है वो ज्यादा है। तो याद रखें, ये टर्म यूज होता है कि भाई पाकिस्तानी सॉइल और अल्कलाइन कैल्केरियस इन नेचर। अब ये कैल्केरियस का मतलब ही क्या है? बाज़ औक़ात बहुत सारे लोग इसी में ही परेशान होते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय कैल्केरियस, क्योंकि देखें CaL कैल्शियम में भी है। ठीक है, तो लोग ये कहते हैं कि कैल्शियम होगा यहाँ पर, इसीलिए इसको कैल्केरियस कहा जाता है। नो, फ्री कैल्शियम कार्बोनेट अगर मौजूद है, फ्री का मतलब ये है कि वो बाउंड नहीं है, वो किसी दूसरी चीजों के साथ उनके स्ट्रक्चर में जुड़ा हुआ नहीं है, ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो इसीलिए पाकिस्तानी जमीनों के अंदर क्योंकि कैल्केरियसनेस ज्यादा होती है, इसको हम कहते हैं लाइम कंटेंट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट की डिटर्मिनेशन को हम कहते हैं लाइम कंटेंट। ठीक है, तो लाइम कंटेंट जो है जब हम डिटरमाइन करते हैं तो हमारी सॉइल्स में जनरली जो है वो ज्यादा ही होता है। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं कि भाई हमारी जो सॉइल्स हैं वो अल्कलाइन कैल्केरियस हैं। ठीक है, अल्कलाइन का मतलब पीएच हमारा 7 से ज्यादा है वैसे ही, और कैल्केरियस से मुराद ये होती है कि हमारी सॉइल्स के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट फ्री स्टेट में जो है वो मौजूद है। उसके बाद एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है केटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी। ठीक है, केटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी का मतलब ही यही है कि भाई कैपेसिटी का मतलब है सलाहियत, एक्सचेंज का मतलब होता है रद्दो बदल करना। एक होता है ट्रांसफर, एक होता है एक्सचेंज। अब एक्सचेंज और ट्रांसफर में बहुत फर्क है। ठीक है, बाज़ औक़ात लोग जो है वो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर बात तो एक ही है। नहीं, ट्रांसफर का मतलब ये होता है कि एक चीज एक जगह से दूसरी जगह गई, इसको हम कहते हैं ट्रांसफर। मिसाल के तौर पे, मैं जहाँ पर पोस्टेड हूँ, अब मुझे जो है वो लड़काना भेजा जाए, तो ये मैं कहूँगा कि भाई मेरा ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा किया जाए कि मुझे यहाँ से लाड़काना भेजा जाए और लाड़काना से एक बंदा टंडोला यार भेजा जाए, दिस इज कॉल्ड एज एक्सचेंज। ठीक है, सॉइल्स के अंदर एक्सचेंज होती रहती है। जो भी कैटाइंस होते हैं वो सॉइल सोल्यूशन में आते हैं, फिर वो क्या करते हैं, आपका जो क्या कहा जाता है उसको, सॉरी आई एम नॉट रिमेम्बरिंग, हाँ, एक्सचेंज कॉम्प्लेक्स होता है हमारी सॉइल के अंदर। ठीक है, एक्सचेंज कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि एक तो हमारे जो कोलाइड्स हैं, किले के पार्टिकल्स हैं, कल मैडम महा ने जो है वो कोलाइड का क्वेश्चन रखा था। ठीक है, तो कोलाइड्स क्या होते हैं? कोलाइड्स आर द वेरी माइन्यूट पार्टिकल्स इन द सॉइल, जो कि चार्ज होते हैं। ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, किले के पार्टिकल्स के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, और कोलाइड्स के ऊपर अभी डोमिनेंट जो चार्ज है वो नेगेटिव है। अब होता क्या है कि जब कभी भी आप जो है वो कोई चीज अप्लाई करते हैं सॉइल के अंदर, कोई न्यूट्रिएंट है, कोई फर्टिलाइजर है, तो वो अल्टीमेटली क्या होगा, या तो केटाइन बनेगी या एनाइन बनेगी। अब जब सॉइल सोल्यूशन में किसी भी प्लांट के न्यूट्रिएंट, रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट की केटाइन आ जाती है, तो एक्सचेंज कॉम्प्लेक्स से एक केटाइन सॉइल सोल्यूशन में आता है, और सॉइल सोल्यूशन से एक केटाइन जाता है आपके एक्सचेंज कॉम्प्लेक्स पे। तो इसको हम कहते हैं केटाइन एक्सचेंज, यानी कि सॉइल सोल्यूशन से एक आयन आया एक्सचेंज कॉम्प्लेक्स की तरफ, और एक्सचेंज कॉम्प्लेक्स से एक आयन गया सॉइल सोल्यूशन की तरफ। तो केटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी क्या होती है? केटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी सॉइल्स की वो सलाहियत है कि जिसके अंदर सॉइल्स या तो एड्सॉर्ब करें, एड्सॉर्ब करने का मतलब ये है कि अपने अंदर अपने पार्टिकल्स के अंदर उनको होल्ड कर लें, या फिर एक्सचेंज करें केटाइंस, तो उसको कहा जाता है केटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है CEC। ओके, उसके बाद एक टर्म है क्रोमा। अब आपको अगर रिमेंबर, इफ यू रिमेंबर द थिंग्स यू आर वेरी जो है ना वो क्लेवर, कि अगर आपको याद है क्रोमा हमने पढ़ा था सॉइल कलर के अंदर। ठीक है, ह्यू क्रोमा एंड वैल्यू। ठीक है, तो क्रोमा का मतलब ये होता है कि किसी भी कलर की स्ट्रेंथ कितनी है, हाउ मच इट्स स्ट्रेंथ, लाइट है या डार्क है, तो इसका पता चलता है क्रोमा से। So the relative strength of a particular color is called as chroma। ठीक है, क्रोमा का मतलब है कि कोई भी जो पर्टिकुलर कलर है वो कितना डार्क है या कितना लाइट है, स्ट्रेंथ कितनी है उसकी। तो आजकल तो हमारे पास पता नहीं कितने कलर्स आ गए हैं, लाइट ब्लू, ठीक है, फिर स्काई ब्लू, फिर ये, फिर वो, कलर्स का गेम जो है वो
जो है वो आपको याद करना पड़ेगा ये कि भाई क्रोमा सॉइल के कलर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और सॉइल कलर के तीन वैल्यूज होती है। एक होता है कंपोनेंट होते हैं, एक होता है ह्यू, एक होती है क्रोमा, और दूसरा तीसरा होता है वैल्यू। उसके बाद है कोलुवियल सॉइल्स, ठीक है। अब ये टर्म आमतौर पर जो है वो इरोजन के अंदर जो है वो यूज किया जाता है, ठीक है। इरोजन क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो टेरेस फार्मिंग होती है या जो नॉर्दर्न एरियाज है हमारे, वहां पर स्टीपी स्लोप से, ठीक है ना, ऊंची ढलाने, तो वहां पर जो है वो क्या होता है कि कोलुवियल सॉइल्स बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। कोलुवियल सॉइल्स क्या होती हैं? वो सॉइल्स जो कि बनी हो या डिपॉजिट की गई हो, जो स्लोप है उसके फीट के ऊपर, ठीक है, यानी कि जहां पर आपका स्लोप खत्म हो रहा है, तो देखिए ऊपर से जो भी चीज आएगी वो नीचे जाके जमा होगी, और वो जो मटेरियल है वो जहां पर आके जमा हो, तो उसको हम कहते हैं कोलुवियल सॉइल्स, ठीक है। यानी कि ऐसी सॉइल्स जो कि स्लोप के ऊपर से बहकर आने वाले मटेरियल से बनी हो, या जो कि डिपॉजिट हुई हो ड्यू टू द एक्शन ऑफ ग्रेविटी एंड स्टीपी स्लोप्स, इसको कहा जाता है कोलोवियल सॉइल्स, ठीक है। देन कम्स द कंपोस्ट, ठीक है। सो कंपोस्ट क्या होता है? कंपोस्ट, अब बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, ठीक है, पढ़ा भी होगा, बनाया भी होगा, दे कैन हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस कि भाई क्या होता है, किसको कहा जाता है। तो रिलेटिवली कंपोस्ट भी जो है वो एक अमेंडमेंट के तौर पर हम यूज करते हैं, ठीक है। कंपोस्ट होता क्या है? कंपोस्ट इज अ न्यूट्रिएंट रिच मटेरियल, ठीक है। कंपोस्ट क्या होता है? न्यूट्रिएंट रिच ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, ठीक है। व्हाट इज कंपोस्ट? कंपोस्ट जो है वो न्यूट्रिएंट से माला माल नामियाती एक मटेरियल है, जिसको बनाया जाता है, ठीक है, दैट इज क्रिएटेड, इसको बनाया जाता है थ्रू द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस, ठीक है। अब इस ऑर्गेनिक मैटर के अंदर आपके प्लांट्स के रेडिड्यूज आ जाते हैं, आपके एनिमल के रेडिड्यूज आ जाते हैं, उनका वेस्ट मटेरियल आ जाता है, उनके जो है वो कोई भी चीज जो है वो उनकी जो है वो आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो याद रखें, कंपोस्ट जो है वो डिफर करता है आपके फार्म यार्ड मैन्योर से। क्यों करता है? क्योंकि हम कंट्रोल्ड कंडीशंस में इनकी डिकम्पोजिशन करवाते हैं। डिकम्पोजिशन दो तरीकों से होती है। एक होती है नेचुरल, जो कि आप जो है वो गोबर को या फार्म यार्ड मेन्योर को या प्लांट के रेजिड्यूज को रख दें, कहीं पर बिछा के रख दें, वो नेचुरल है, ठीक है। लेकिन कभी कभार हम क्या करते हैं, उनको एक पिट में बंद कर देते हैं, उनको जो है वो मुख्तलिफ किस्म के मटेरियल्स के साथ मिक्स कर लेते हैं, उनको खड्डे में डाल के बंद कर देते हैं। अब ये कंट्रोल कंडीशंस है। कंट्रोल्ड कंडीशंस का मतलब ये है कि हम कंडीशंस को कंट्रोल कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, एक मटेरियल है जो कि खुले आसमान के नीचे पड़ा हुआ है, उसको हवा भी लगेगी, उसको रात के टाइम पर जो है वो उसको ड्यू भी अफेक्ट करेगी, बारिश हो गई तो वो बारिश भी उसको जो है वो जाके इम्पेक्ट करेगी। लेकिन जब आप कंपोस्ट बना रहे होते हैं तो कंडीशंस आपके कंट्रोल्ड में होती हैं। आप चाहें तो एरोबिक एनवायरनमेंट में कंपोस्ट बना सकते हैं, आप अगर चाहें तो एनएरोबिक कंडीशंस में बना सकते हैं। सो कंपोस्ट जो है वो एक न्यूट्रिएंट रिच ऑर्गेनिक मटेरियल है, जो कैसे बनाया जाता है? थ्रू डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स बनाया जाता है, लेकिन अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस। कोई आपको ये कहे कि भाई देखिए ऑर्गेनिक तो फार्म यार्ड मेन्योर भी है, और आपने इसके अंदर भी फार्म यार्ड मेन्योर डाला है, तो फार्म यार्ड मेन्योर कंपोस्ट क्यों नहीं है? तो कंपोस्ट वो इसीलिए नहीं है क्योंकि हम उसको अगर अपने तरीके से खड्डे में डाल के पानी लगा के कोई दूसरी चीज ऐड करके उसको अगर हम डिकम्पोज करवाते हैं, तो देन इट कैन बी कॉल्ड एज कंपोस्ट। रॉ मटेरियल कोई भी कंपोस्ट नहीं होता। तो दिस इज द टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ कंपोस्ट। उसके बाद एक टर्म यूज होता है कंजर्वेशन, ठीक है। अब कंजर्वेशन जो है वो एग्रोनॉमी में भी पढ़ी जाती है, सॉइल साइंस में भी पढ़ी जाती है, ठीक है। कंजर्वेशन निकला है सॉइल कंजर्वेशन से। कंजर्व का मतलब है बचाना, प्रोटेक्ट करना। आप अपनी जमीनों को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? जैसे मैंने आपको उस दिन बताया था कि भाई अगर आपने इरोजन को अपनी जमीनों से दूर रखना है, या अपनी फसलों को या अपनी जमीनों को इरोजन से जो है वो बचाना है, तो आपने क्या करना है? विंड ब्रेक्स लगाने, ठीक है, रन ऑफ को कम करना है, स्ट्रिप क्रॉप लगा देने, बहुत सारी चीजें, वुडन फेंस लगा दें ताकि आपकी जो विंड इरोजन है वो ना हो, पानी प्रॉपर दें। तो ये जो सारी की सारी प्रैक्टिस थी, ये कंजर्वेशन प्रैक्टिस थी। अब कंजर्वेशन को अगर हम जो है वो थोड़ा
का जो है वो डिटेल में पढ़ें और इनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, तो कंजर्वेशन का मुराद होता है द प्रोटेक्शन। पहली बात, प्रोटेक्ट करना है उसको। इम्प्रूवमेंट, बेहतर बनाना। हिफाजत करना, बेहतर बनाना। एंड यूज ऑफ सॉइल, और सॉइल का इस्तेमाल अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स जो आपको मॉडर्न एग्रीकल्चर या बेस्ट फार्मिंग प्रैक्टिसेस बताई गई हैं, उनके मुताबिक अगर आप सॉइल को जो है वो यूज कर रहे हैं ताकि उसमें से मैक्सिमम रिटर्न्स हासिल कर सकें, दैट प्रैक्टिस इज कॉल्ड एज कंजर्वेशन। अब कंजर्वेशन से प्रैक्टिकली मुराद ये होता है कि भाई देखिए, हम क्या करते हैं, हम पानी जाया कर देते हैं, हम फर्टिलाइजर बहुत जाया दे देते हैं, हम 6 6 7 7 महीने अपनी जमीन को जो है वो फैलो छोड़ देते हैं, उसके अंदर कोई ऐसी जो है ना वो प्रैक्टिस नहीं करते जिससे उसकी फर्टिलिटी इंप्रूव हो, ऑर्गेनिक मैटर अप्लाई नहीं करते, ग्रीन मैन्योरिंग नहीं करते, उसके अंदर जो है वो लेग्यूम्स की कल्टीवेशन नहीं करते, उसको जो है वो थोड़ी सांस लेने का टाइम नहीं देते। तो ये जो सारी चीजें हैं, इससे क्या होता है कि आपकी जो सॉइल है उसकी हेल्थ डिस्टर्ब होती है, उसका जो प्रोडक्शन पोटेंशियल है वो जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो कंजर्वेशन सेट ऑफ प्रैक्टिसेस है, याद रखें, ये कंजर्वेशन में कोई एक चीज नहीं आती, ये एक कंप्लीट पैकेज होता है या सेट होता है किसी भी जो है वो प्रोटेक्टिव मेजर्स का, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, ये चीजें देखते हैं कि भाई किस तरीके से आप अपनी सॉइल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। प्रोटेक्ट किससे करेंगे? सैलिनिटी से, कि भाई सैलाइन सॉइल ना बन जाए, साल्ट अफेक्टेड सॉइल ना बन जाए। तो उसकी प्रोटेक्शन करेंगे उसको इरोजन से, कि भाई इरोजन से महफूज रहे, ठीक है, रन ऑफ लॉसेज उसके अंदर कम हो, ठीक है। उसके बाद उसको इम्प्रूव करना है। इम्प्रूव करने का मकसद ये है कि उसकी फर्टिलिटी को इम्प्रूव करना है, उसके स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना है, उसके टेक्सचर को इम्प्रूव करना है, उसमें वो सारी चीजें डालनी है जो उसको फिजिकली और केमिकली दोनों तरीकों से इम्प्रूव करे, और सॉइल को उस हिसाब से यूज करना है जो तरीके बताए गए। अब ऐसे ना हो कि आपकी सॉइल जो है वो क्ले ही है, आप उसके अंदर जो है वो जो टिलेज कर रहे हैं वो सैंडी सॉइल की कर रहे हैं, तो भाई उससे तो काम नहीं चलेगा आपका। ठीक है। तो इसको कहा जाता है कंजर्वेशन, बेसिकली द प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल या इम्प्रूवमेंट ऑफ फिजिकल हेल्थ या टिल्थ टू ऑब्टेन मैक्सिमम रिजल्ट, इसको कहा जाता है कंजर्वेशन। ठीक है। उसके बाद एक टर्म आता है कंजप्टिव यूज, ये एरीगेशन का टॉपिक है, टर्म है, ठीक है, जो उस दिन हमें जो है वो पढ़ना चाहिए था लेकिन हमने नहीं पढ़ा है, रियली सॉरी कि मैं इसको मिस कर गया था। कंजप्टिव यूज का मतलब क्या होता है? कंजप्टिव यूज का मतलब ये है कि किसी भी क्रॉप को बढ़ाने के लिए टोटल कितना पानी चाहिए। अब इसमें दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। एक, कि वो पानी जो कि प्लांट्स ट्रांसपायरेशन और ग्रोथ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि प्लांट्स का कंपोनेंट प्लस जो एनवायरमेंटल कंपोनेंट है, वो पानी जो कि लॉस होता है बाय द एक्शन ऑफ एवापोरेशन किसी मखसूस टाइम में, तो उसको हम कहते हैं कंजप्टिव यूज। ठीक है। कंजप्टिव यूज से मुराद क्या है कि पानी की वो मिकदार जो पौधे अपनी ट्रांसपायरेशन और ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करें, उसके साथ साथ वो पानी जो कि सॉइल सरफेस से एवापोरेट हो जाता है किसी भी टाइम के अंदर। अब ये स्पेसिफिक टाइम का मुराद ये है कि कंजप्टिव यूज पर डे भी निकल सकता है, कंजप्टिव यूज पर मंथ भी निकल सकता है, कंजप्टिव यूज पर सीजन भी निकल सकता है, कंजप्टिव यूज पर ईयर भी निकल सकता है। तो कंजप्टिव यूज का मतलब ही यही है कि भाई टोटल यूज कितना हो रहा है। अब देखिए, पानी जो आप देते हैं उसमें ये दो चीजें यूज होती हैं, एक तो ट्रांसपायरेशन और ग्रोथ के लिए जो पानी प्लांट्स को चाहिए वो होता है, दूसरा जो सॉइल की सरफेस से एवापोरेट हो जाता है। जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो बनेगा कंजप्टिव यूज। ठीक है। इसको हम कहते हैं कंजप्टिव यूज। इसका मतलब ये होता है कि भाई द क्वांटिटी ऑफ वाटर जो कि प्लांट्स यूज करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसपायरेशन इन ग्रोथ, साथ साथ जो कि पानी जो कि लॉस्ट हुआ वाया एवापोरेशन फ्रॉम सॉइल सरफेस किसी मखसूस टाइम में, उसको जब आप जमा करेंगे या फैक्टर निकालेंगे तो उसको कहेंगे कंजप्टिव यूज। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्रिटिकल न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन। ठीक है। क्रिटिकल न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन, अब देखें, क्रिटिकल का मतलब है खतरनाक। ठीक है। भाई क्रिटिकल स्टेज में कुछ कह नहीं सकते। क्रिटिकल का मकसद ये है कि नुकसान हुआ भी नहीं है और जो है वो बेहतरी भी नहीं है, क्रिटिकल में पड़ा हुआ है, ठीक है, कशमकश है ये।
अब प्लांट न्यूट्रिशन के अंदर ये जनरली यूज होता है भाई कि न्यूट्रिएंट की जो कंसंट्रेशन है वो क्रिटिकल है। क्रिटिकल से मुराद ये है कि भाई न्यूट्रिएंट का वो लेवल है कि अब अगर इससे आपकी न्यूट्रिएंट जो है वो नीचे गई तो फिर प्लांट्स को जो है वो इसकी कमी वाकई आ जाएगी। ठीक है, डेफिशिएंसी और क्रिटिकल स्टेज में यही फर्क है। डेफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि आपका न्यूट्रिएंट कम हो चुका है। ठीक है, हो चुका है। अब उसके जब डेफिशिएंसी वाकई होती है तो प्लांट्स क्या करते हैं, पर डेफिशिएंसी सिम्टम्स जाहिर करते हैं। क्रिटिकल न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन में हुआ नहीं है, लेकिन उस लो लेवल को पहुंच गया है, अब पहुंचने वाला है या बहुत करीब है कि अब जो है अगर इससे नीचे जाएगा तो फिर डेफिशिएंसी आपकी वाकई हो जाएगी। तो याद रखें, एडिक्वेट क्या था कि वाफिर मिकदार में मौजूद है, जितना प्लांट को चाहिए उस हिसाब से जमीन के अंदर बेहतर पड़ा हुआ है, उसकी सारी ग्रोथ एंड यील्ड को जो है वो कर लेगा। दूसरा होता है मार्जिनल। मार्जिनल का मतलब ये होता है कि ना ज्यादा है ना कम है, बीच में पड़ा हुआ है। तीसरी जो टर्म यूज होती है वो होती है क्रिटिकल। क्रिटिकल से मुराद ये होता है कि अब अगर इससे नीचे गया तो डेफिशिएंसी पक्की पक्की जो है ना वो वाकई। तो इसको हम कहते हैं क्रिटिकल न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन। भाई न्यूट्रिएंट की ऐसी कंसंट्रेशन जिससे अगर वो थोड़ा सा कम हो जाए तो वो फिर क्या हो जाएगा, डेफिशिएंट हो जाएगा और उससे प्लांट की ग्रोथ अफेक्ट हो जाएगी। तो इसको हम कहते हैं क्रिटिकल न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन। अब इसका वही अपोजिट है डेफिशिएंसी, कि जब आप क्रिटिकल लेवल तक पहुंच जाते हैं, ठीक है ना, शुगर के ताम पर आमतौर पर जो है वो ये बात जो है ना वो यूज की जाती है कि भाई क्रिटिकल लेवल पे आप पहुंच गए हैं, या बॉर्डर लाइन जिसको हम कहते हैं कि भाई अगर इससे ऊपर गई तो फिर आपको डायबिटीज हो जाएगी। या तो आप यहाँ से कंट्रोल कर लें या फिर जो है वो तैयार हो जाए इंसुलिन और मेडिसिन के लिए। यही वही टर्मिनोलॉजी यहाँ पर है कि भाई क्रिटिकल का मतलब ये है कि खतरे की घंटी बजने वाली है, आप इसको सुधार लें। अगर इससे थोड़ा भी कम गया तो फिर खत्म, आपके लिए डेफिशिएंसी हो जाएगी। डेफिशिएंसी का मतलब थोड़ा सा चेंज है। ठीक है ना, ये कभी कभार एग्जामिनर्स जो हैं वो आपको टिपिकली अगर जो मास्टर्स कर रहे हैं लोग या पीएचडी में एनरोल्ड हैं उनके लिए ये चीजें समझना जरूरी है कि कभी आप किसी स्टेज पर खड़े हो जाएं तो आप सही बात करें कि भाई क्रिटिकल स्टेज पर पहुंच गए हैं। ठीक है, अभी कमी हुई नहीं है लेकिन कमी वाकई हो जाएगी। अगर यही हाल रहा, आपने कोई एडिशनली कोई इनपुट नहीं दी तो फिर कमी हो जाएगी। क्रिटिकल स्टेज का ये मुराद होता है। उसके बाद आती है डेफिशिएंसी। ठीक है, उसके बाद जो टर्म आता है वो आता है डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी से मुराद ये है कि भाई ऐसी कंडीशन जहां पर प्लांट को जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट है उसकी क्वांटिटी कम पड़ जाए कि वो प्लांट की नीड को पूरा कर सके, उसको हम कहते हैं डेफिशिएंसी। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, डेफिशिएंसी। वहां पर क्रिटिकल न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन से मुराद ये है कि भाई अभी डेफिशिएंसी हुई नहीं है, लेकिन अगर इससे चला गया नीचे या जो ट्रेंड है तो जाया हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन डेफिशिएंसी का मुराद ये है कि भाई आपका न्यूट्रिएंट हो चुका है खत्म, कमी पड़ वाकई हो गई है। अब वो क्या करेगा, डेफिशिएंसी सिम्टम्स भी शो करवाएगा और उसके साथ साथ आपके प्लांट्स की जो ग्रोथ एंड यील्ड है उसको भी जो है वो खत्म करवा देगा। तो इसको हम कहते हैं डेफिशिएंसी। मूविंग अहेड। उसके बाद एक टर्म है जिसको हम कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। ठीक है, डीनाइट्रिफिकेशन। अब ये दो टर्मिनोलॉजीज हैं। ठीक है, याद रखें जब ऑर्गेनिक मटेरियल्स की डिकम्पोजिशन हो जाती है तो नाइट्रोजन वहां से कैसे निकलती है, सबसे पहला प्रोसेस होता है एमिनाइजेशन। ठीक है, एमिनाइजेशन में क्या होता है कि आपके जो लार्ज ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू द प्रोटीन्स। ठीक है, एमिनाइजेशन के बाद होता है अमोनिफिकेशन, जिसमें आपके जो प्रोटीन्स हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। ठीक है, अमोनिकल फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद होती है आपकी नाइट्रिफिकेशन, जो अमोनिकल नाइट्रोजन है वो कन्वर्ट हो जाती है नाइट्रेट नाइट्रोजन में। तो जो नाइट्रेट नाइट्रोजन है वो अवेलेबल होती है प्लांट्स को। अगर प्लांट्स ने आपकी नाइट्रोजन अपटेक नहीं की तो ये जो नाइट्रेट फॉर्म है ये फिर सब्जेक्टिव हो जाती है डीनाइट्रिफिकेशन को। तो डीनाइट्रिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है को जो कि जनरली बैक्टीरिया परफॉर्म कर रहे होते हैं सॉइल के अंदर। वो क्या करते हैं कि जो नाइट्रेट फॉर्म है सॉइल नाइट्रोजन की उसको दूसरी फॉर्म्स में कन्वर्ट कर देते हैं जो कि प्लांट्स को अवेलेबल नहीं होती।
इसका मतलब ये है कि एक अवेलेबल फॉर्म थी नाइट्रेट की, अब उसको जो है वो कन्वर्ट कर दिया गया एक ऐसी फॉर्म में जिसको हम कहते हैं डी नाइट्रिफिकेशन। द प्रोसेस इन विच बैक्टीरिया कन्वर्ट nitrate form of soil nitrogen into other forms which are not available for plants is called as डीनाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन का मतलब यह है कि अमोनिकल फॉर्म कन्वर्ट हो जाए नाइट्रेट फॉर्म में, और डीनाइट्रिफिकेशन का मतलब है कि नाइट्रेट फॉर्म कन्वर्ट हो जाए ऐसी फॉर्म्स में जो कि प्लांट के लिए अवेलेबल ही ना हो। अब इसमें नाइट्रस ऑक्साइड आ जाती है, नाइट्राइट आ जाता है, नाइट्रेट कन्वर्ट होता है नाइट्राइट में, नाइट्राइट कन्वर्ट होता है नाइट्रस ऑक्साइड में, नाइट्रस ऑक्साइड कन्वर्ट हो जाती है आपकी एलिमेंटल नाइट्रोजन में। तो ये होता है द प्रोसेस जिसको हम कहते हैं मिनरलाइजेशन एंड इमोबिलाइजेशन। तो आगे हम पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। उसके बाद एक प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं डीसेलिनाइजेशन। ठीक है, डीसेलिनेशन। ठीक है, सेलिनेशन का प्रोसेस अगर आपको याद हो तो उसमें क्या था कि आपके जो साल्स हैं वो अक्यूमुलेट हो जाते हैं सॉइल के रूट जोन में, जिससे क्या होती है आपकी सेलाइन सॉइल बनती है। डीसेलिनेशन उसका उल्टा होगा। डीसेलिनेशन में हम क्या करते हैं कि जो साल्स आपके मौजूद हैं रूट जोन में उनको लीच आउट करवाते हैं, सॉल्युबल साल्स को बाहर निकालते हैं, और इस प्रोसेस को कहा जाता है डीसेलिनेशन। द प्रोसेस ऑफ लीचिंग और रिमूवल ऑफ द सॉल्युबल साल्स आउट ऑफ द रूट जोन इज कॉल्ड एज डीसेलिनेशन। उसके बाद इसका जो है वो मिलता जुलता एक टर्म है जिसको हम कहते हैं डीसोडिकेशन। अब सोडिकेशन क्या है? सोडिकेशन एक ऐसा प्रोसेस था जिसमें हमने ये पढ़ा था कि भाई एक्सचेंजेबल सोडियम जो है वो अक्यूमुलेट हो जाता है, और उसकी वजह से हमारी सोडिक सॉइल्स जो हैं वो बनती हैं। तो डिसोडिकेशन जो है वो क्या होगा, उसका जो है वो अपोजिट है। ठीक है, तो सोडिकेशन से आपकी जो है वो बनती है, आपकी जो सोडिक सॉइल है वो बनती है। डिसोडिकेशन से फिर क्या होता है कि आपकी जो सॉइल है उसमें से हम जो है वो एक्सचेंजेबल सोडियम को रिमूव करवाते हैं ताकि उसको हम जो है वो रिक्लेम कर सकें या उसको बेहतर बना सकें। तो डी का मतलब जहां पर भी आ जाए वो समझ लें कि आगे वाला जो टर्म है उसका क्या है, उल्टा है। अब जैसे ये डीकम्पोजिशन, कंपोजिशन का मतलब है बनना। ठीक है, डीकम्पोजिशन का मतलब क्या है, तोड़ फोड़ होना। तो अब हम यूज तो कर रहे होते हैं कि भाई डीकम्पोजिशन होगी, ये होगा। डीकम्पोजिशन है क्या? डिकम्पोजिशन से मुराद है कि भाई बायोकेमिकल, बायोकेमिकल का मतलब ये है कि केमिकल्स भी इन्वॉल्व होंगे लेकिन लाइफ भी इन्वॉल्व होगी। बायोकेमिकल ब्रेकडाउन है, केमिकल्स के जरिए होगी लेकिन इनके जो मेन जो है वो आपके प्लेयर्स होंगे वो लाइफ होगी, जिसके अंदर आपका बैक्टीरिया, फंजाई एंड अदर माइक्रोब्स आ जाते हैं। तो बायोकेमिकल ब्रेकडाउन ऑफ प्लांट और एनिमल रेजिड्यूज, जो प्लांट और एनिमल्स के बकाया जाते हैं उनकी बायोकेमिकल ब्रेकडाउन हो, जिससे उनको सिंपलर कंपाउंड्स में जो है वो कन्वर्ट किया जाए, उसको हम कहते हैं डिकम्पोजिशन। द ब्रेकडाउन ऑफ प्लांट एंड एनिमल मटेरियल्स बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स इज कॉल्ड एज डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का मतलब है जलाओ और सड़ाओ का अमल। जब भी कोई चीज मर जाती है तो डिकम्पोज हो जाती है, जब भी कोई प्लांट का कोई मटेरियल जमीन पर गिरता है तो अल्टीमेटली डिकम्पोज हो जाता है। वो इतनी विजिबल नहीं होती लेकिन कोई जानवर, कोई परिंदा, कोई कुत्ता, कोई बिल्ली अगर मर जाए तो आप देखते हैं कि पहले वो यूं ही पड़ा होता है, फिर आराम आराम से उसकी हड्डियां दिखती हैं। ठीक है, फिर उसकी ऊपर की स्किन रिमूव हो जाती है, फिर हड्डियां नजर आती हैं, फिर हड्डियां भी कम हो जाती हैं, अल्टीमेटली वहां पर उसका कोई नामो निशान नहीं होता। तो दिस इज द डिकम्पोजिशन। सेप्रोफाइट्स होते हैं सबसे पहले जो आते हैं, मुर्दा चीजों के ऊपर अटैक करते हैं। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन क्या है? बायोकेमिकल ब्रेकडाउन है, केमिकल्स तो इसमें इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, वो केमिकल्स भी कोई और आके नहीं डालेगा, वो भी उन्हीं प्लांट्स, उन्हीं मटेरियल्स को डिकम्पोज करते हुए निकलेंगे, लेकिन ये लाइफ के थ्रू होती है। याद रखें, अकॉम्प्लिश्ड बाय सॉइल फूड वेव्स। सॉइल का फूड वेब अगर आप देखें तो इसके अंदर डिकम्पोजर्स हैं।
ठीक है, इसके अंदर जो है वो एरोबिक बैक्टीरिया है, एनारोबिक बैक्टीरिया है, फैकल्टेटिव एरोब्स हैं। ठीक है, तो ये जो है वो पूरा का पूरा जो है वो अमल होता है जिसके अंदर आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं, तो उसको हम कहते हैं डीकम्पोजिशन। उसके बाद एक टर्म यूज होता है, देखिए वो पेरेंट मटेरियल का अलूवियम। ठीक है, पेरेंट मटेरियल ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर, ये है ओलियन। ठीक है ना, ईओलियन भी पढ़ा जाता है इसको, ओलियन भी पढ़ा जाता है। अब ये वो पेरेंट मटेरियल है जो कि हवा से ट्रांसपोर्ट करके आया है। मैंने आपको एरोजन में पढ़ाया था ना कि हवा से भी जो है वो सॉइल के पार्टिकल्स इधर से उधर चले जाते हैं। तो ये जो पार्टिकल्स हैं अल्टीमेटली वहां पर जाकर दूसरी सॉइल को बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये है, ओलियन का मतलब है पेरेंट मटेरियल ट्रांसपोर्टेड बाय एयर। अलूवियम का मतलब था पेरेंट मटेरियल ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर। ठीक है, एक दूसरी टर्म यूज होती है जिसको हम कहते हैं लेकुस्ट्राइन। वो पेरेंट मटेरियल जो नदियों के, लेक्स की तह में जाके बैठ जाए उसको हम कहते हैं लेकुस्ट्राइन। तो ये भी टर्म जो है वो आपको याद होनी चाहिए, जिससे सब प्रैक्टिकली जो है वो सॉइल साइंस है, लेकिन ये आपको याद होना चाहिए। क्या पता आपका क्वेश्चन आ जाए, तभी मैंने इसको यहाँ पर रखा है कि भाई पेरेंट मटेरियल which is transported by air is called olein। उसके बाद एक टर्म यूज होता है एवापोट्रांसपायरेशन। अगेन एंड अगेन हम इसको पढ़ रहे हैं, एवापोरेशन एंड ट्रांसपायरेशन, वाटर का लॉस होना बाय एवापोरेशन फ्रॉम द सॉइल सरफेस एंड ट्रांसपायरेशन फ्रॉम लीफ सरफेस। अगर आप इन दोनों को कंबाइन पढ़ते हैं तो फिर हम ये कहते हैं कि भाई हम एवापोट्रांसपायरेशन देख रहे हैं कि जमीन से कितना इवापोरेट हो रहा है और प्लांट कितना ट्रांसपायर कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ जमीन वाले को फोकस करते हैं तो देन ये एवापोरेशन कहलाएगी, और अगर आप प्लांट्स की सरफेस से सिर्फ देखते हैं तो वो कहलाती है ट्रांसपायरेशन। तो ये होती है एवापो ट्रांसपायरेशन। उसके बाद एक टर्म यूज होता है एक्सट्रूसिव। याद रखें इग्नियस रॉक्स जो हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव वो जो मैग्मा जमीन के अंदर ही कूल डाउन हो जाए उसको हम कहते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। और वो रॉक्स जो कि सॉइल की सरफेस के ऊपर आके जो है वो बने, उनको हम कहते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। उसके बाद एक टर्म आता है एक्सचेंज कॉम्प्लेक्स, जो मैंने आपको पहले ही बताया है कि भाई सॉइल के अंदर एक्सचेंज कॉम्प्लेक्स दो चीजें होती हैं, एक आपके क्ले के मिनरल्स और एक ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, अब ऑर्गेनिक मैटर और क्ले के मिनरल्स दोनों के ऊपर क्या होता है, चार्ज होता है। डोमिनेंटली जो है वो ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज होता है। तो इससे क्या होता है कि आपके जो जमीन के अंदर केटाइंस हैं वो जाया नहीं हो जाती, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। अब नेगेटिव चार्ज है क्ले मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर पे, जैसे ही आप जमीन के अंदर कोई ऐसी चीज डालते हैं जो पॉजिटिव चार्ज कैरी करती है, वो क्या करते हैं, उसको अपने अंदर जो है वो होल्ड कर लेते हैं। यही वजह है कि हमारी जो जमीनें हैं उनके अंदर न्यूट्रिएंट रिटेंशन जो है वो कैपेसिटी है। ठीक है, अगर ये ना हो तो फिर हम जो डालें उस वक्त अगर प्लांट है तो ठीक है, नहीं हो तो फिर सारा का सारा बह जाए। ठीक है, तो याद रखें एक्सचेंज कॉम्प्लेक्स कुछ भी नहीं है। एक्सचेंज कॉम्प्लेक्स से मुराद किले के मिनरल्स, किले पार्टिकल्स और ऑर्गेनिक मैटर है, जो क्या करते हैं, जिनके अंदर कैपेसिटी होती है कि वो कैटायंस को होल्ड करें। अब ये कैटायंस को कैसे होल्ड करते हैं वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि इन चीजों के ऊपर नेगेटिव चार्ज होती है, कैटायंस पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो कैटायंस जो है वो हमेशा नेगेटिव की तरफ जो है वो अट्रैक्ट होते हैं, एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज एक्सचेंज कॉम्प्लेक्स। तो फिर जो इनके ऊपर जो चीज पहले से एब्जॉर्ब होती है वो क्या करती है, आपकी सॉइल सोल्यूशन में चली जाती है, एंड देन ये अल्टीमेटली जो है वो उसके अंदर जो है वो मूव आउट करते हैं। दिस इज कॉल्ड एज एन एक्सचेंज कॉम्प्लेक्स। ओलियन पेरेंट मटेरियल ट्रांसपोर्टेड बाय एयर, evapotranspiration, water loss by evaporation plus the water loss from the transpiration is called evapotranspiration। एक्सक्लूसिव रॉक्स के समय जो साल की सरफेस पे बनते हैं, और एक्सचेंज कॉम्प्लेक्स से